अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन। आप देख रहे हैं cancercare.jk। नाजरीन, पी न्यूज और cancercare.jk की 5वीं किस्त में हम आज जेनेटिक्स या हेरिडिटरी कैंसर से मुतालिक कैंसर स्पेशलिस्ट माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ से वो तमाम सवालात और खदशात के बारे में बात करेंगे कि क्या कैंसर एक जीनियाती बीमारी है, क्या कैंसर मोरूसी है, फैमिली कैंसर सिंड्रोम क्या है, क्या हमें कैंसर के खतरे से बचने के लिए जीनियाती जांच करानी जरूरी है। आज के शुमारे में इन तमाम सवालात और खदशात से मुतालिक पी न्यूज के मुदीर आला बशीर नाज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पेश है ये खास प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको cancercare.jk में खैर मकदम है। डॉक्टर काजी साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं आज का कैंसर रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है। ये जो मोरूसी कैंसर है, जैसे अगर किसी के वालिद साहब को कैंसर हुआ होगा या दादे को या माँ को, क्या ये बच्चों में भी पाया जाता है? इसमें ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो हेरेडिटरी कैंसर्स आते हैं और फेमिलियल कैंसर्स जिनको हम बोलते हैं, ये एक बाज़ाब्ता एक कैटेगरी है कैंसर्स की, जो उतने ज़्यादा जिनकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं है। पिछली बार भी हमने बताया कि 10 से 12% तक ऐसे कैंसर हैं जो हेरेडिटरी माने जाते हैं या फेमिलियल माने जाते हैं। इसमें एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को देखना पड़ता है। वो पैटर्न ऐसे होता है कि हम किस कैंसर को कहेंगे कि ये कैंसर एक फेमिलियल कैंसर है या मोरूसी कैंसर है। उसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट, वो है कि एक फैमिली में 3 जनरेशन्स में लगातार कैंसर होना चाहिए, किसी न किसी फर्क। 3 जनरेशन यानी कि दादा, माँ बाप और फिर बच्चे को। ये 3 जनरेशन में अगर तीनों के तीनों जनरेशन में कैंसर पाया जाता है तो इसको हम मोरूसी कैंसर या फेमिलियल कैंसर बता देते हैं। उसके बाद कुछ और भी कैंसर्स आते हैं जो ऐसा होता है कि अचानक फैमिली में कोई कैंसर आता है, किसी फर्द में अचानक कैंसर आ जाता है, तो उसको हम मोरूसी कैंसर उस सूरत में कह सकते हैं या हेरेडिटरी कैंसर उस सूरत में कैसे कह सकते हैं कि अगर वो कैंसर 40 साल से पहले की एज में हो। यानी कि अगर कोई फर्द किसी घर में कैंसर में मुब्तला हो गया और उसकी एज जो है, उम्र जो है वो 40 साल से कम है, तो उसको भी हेरेडिटरी और उस फेमिलियल कैंसर में कंसिडर किया जा सकता है। तो क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फेमिलियल और हेरेडिटरी कैंसर में जीन जो पाए जाते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जीन के बारे में बात की, ये जो जीन पाए जाते हैं, अगर कोई जीन में कोई गड़बड़ हो गया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जीन किसी जनरेशन में, हो सकता है 2 जनरेशन में ये जीन आया नहीं, यानी कि इसका सेकंड, इसको बोलते हैं ना हम, इसको 2 हिट होने चाहिए। क्नडसन्स हाइपोथेसिस है 2 हिट थियरी। तो अगर जीन खराब है, जीन खराब होना ही जरूरी नहीं होता है हर वक्त कैंसर होने में, उसमें एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमने पिछली बार उसके बारे में बात की है, फूड, ये इंटॉक्सिकेंट्स, पोल्यूशन, स्मोकिंग, रेडिएशन और इन्फेक्शन, बाकी जो हमने बात की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल माँ या बाप या दादा या दादी, उनमें ये जीन पाया जाता है, रिसेसिव वेरिएंट पाया जाता है, लेकिन उनमें ये जीन एक्टिवेट नहीं होता है। कारण उसके क्या है, वो एनवायरनमेंट। हो सकता है कि उनको ऐसे चीजों के साथ, ऐसे एशिया के साथ उनका नहीं रहा है, तो वो उन पर असर नहीं रहा है जिससे ये एक्टिवेट हो गया। तो हो सकता है तीसरी जनरेशन में या दूसरी जनरेशन में अचानक एक कैंसर फैमिली में पैदा हो जाता है। तो
अगर वो एज उसकी 40 साल से कम है तो उसको भी हम उस सूरत में ले सकते हैं और उस पर हम उसको हम फेमिलियल पैटर्न या इसको हेरिडिटरी कैंसर की सूरत में देख सकते हैं। तो ये दो चीजें अहम है इसमें जो हमको जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने कहा अभी कि अगर घर में माँ बाप या किसी भाई बहन का कैंसर हो, इसका मतलब ये है कि ये मौरूसी कैंसर है कि उसके जो बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनमें भी कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं इसी रिलेटेड बताऊंगा कि मुझे मेरे पास मतलब कुछ लोगों के बारे में मुझे पता है। एक फैमिली है, उनको अगर नाना के साइड जाए, नाना को भी कैंसर था। फिर उस फैमिली में जो नाना का बेटा था उसको भी कैंसर हुआ। फिर अगर उसकी माँ की साइड में आते हैं, माँ के बेटी को भी कैंसर हुआ है। सही। तो फिर लेकिन जो बेटी को कैंसर हुआ है, मामा की एज उस वक्त 60 के करीब थी, तो जो उसका बाप था उसकी एज यही कोई 70 के करीब हुई होगी। तो उसके फैमिली में एक कैंसर हो गया। उनकी जो बेटी है, मतलब मामा की जो बहन की बेटी है, उसको 30 के एज में कैंसर हुआ है। ये बताइए, ये मौरूसी कैंसर है। देखिए इसमें क्या है, ये जो फैमिली की बात आपने बोली ना, इसमें लिनिएज की बात होती है, बाप की लिनिएज और माँ की लिनिएज। अब ऐसा है कि या तो 3 लोगों में, किसी फैमिली में 3 लोगों में कैंसर है, 3 अफराद में कैंसर है जनरेशन के हिसाब से, उसमें क्या होना चाहिए कि अगर कैंसर होगा वो होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मसेरा भाई है, कजिन, ये सेकंड डिग्री रिलेशन बोलते हैं उसको। सेकंड डिग्री रिलेशन में 2 होने चाहिए और फर्स्ट डिग्री रिलेशन में 1 होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री रिलेशन और सेकंड डिग्री रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट डिग्री रिलेशन होता है कि माँ बेटा बहन, ये फर्स्ट डिग्री, बाप माँ बाप बेटा बहन, ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ और आप फर्स्ट डिग्री रिलेशन है, आपकी बहन और आप फर्स्ट डिग्री रिलेशन है। सेकंड डिग्री रिलेशन होता है कि आपका मसेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई या ममेरी बहन या कोई भी जो कजिन में आती है, और सेकंड फर्स्ट कजिन और सेकंड कजिन, तो उसमें 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 इंडेक्स केस होने चाहिए। तो ये फिर क्राइटेरिया में आता है। ऐसी फैमिली काफी है यहाँ पर जो आपने ये मिसाल दी। देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी फैमिली में कैंसर होता है, अगर वो एज उसकी 60 से ज्यादा होगी, 60 से ज्यादा होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉन फेमिलियल कैंसर, नॉन हेरेडिटरी कैंसर। अंग्रेजी में हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको स्पोरेडिक कैंसर्स बोलते हैं। लेकिन अगर एज 60 से कम होगी, 40, 45, 45, 55, 50, तो उसमें चांसेस होते हैं कि ये शायद हेरेडिटरी कैंसर में हो सकता है। तो ये इसका एक तरीका होता है असेसमेंट करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि अगर किसी के घर में फिर इसी फैमिली में किसी बेटी या बेटी को भी कैंसर हो गया छोटी एज में, तो उस फैमिली को क्या करना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि कहीं हम ये हमारी वोरूसी तो नहीं और बच्चों में नहीं होगा या हमारे जीन्स में तो नहीं है, तो उनको किस तरह के टेस्ट या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और अहम सवाल भी है। इस सवाल को थोड़ा विस्तार से इस पर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्रूशियल सवाल भी है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन इसमें थोड़ा बहुत पैदा हो गया तो इससे पैनिक हो सकता है। मैं पैनिक से लोगों को बाहर लाना चाहता हूं। तो ये आइडिया है इसका। देखिए सबसे पहले जब किसी फैमिली में इस किस्म का वारदात होता है, सपोज हम बताएंगे कोई किसी फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट है जिसका डिटेक्ट हो गया 40 साल 35 ईयर्स एज, 35 साल का है, तो इसमें आगे हमको क्या करना चाहिए?
बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती हैं, वो फिर बहुत परेशान होती हैं, फिर आती हैं, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, इस टाइप के फैमिलीज में जेनेटिक काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग ये दो चीजें हैं। जेनेटिक काउंसलिंग को जेनेटिक टेस्टिंग के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जेनेटिक काउंसलिंग हम करते हैं, उसमें जेनेटिक काउंसलर होता है, वो एक्सपर्ट होता है, इसमें जीन्स कैटेगराइजेशन में वो एक्सपर्ट होता है, जेनेटिक्स में एक्सपर्ट होता है। वो उस फैमिली के जो फैमिली है उसके हर एक फर्द से बात करके उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरा उनको एक शजरनामा, जिसको नस्बनामा बोलते हैं, वो शजर नस्ब वो ड्रॉ करते हैं, पेडिग्री इसको बोलते हैं। तो पेडिग्री ड्रॉ करने के बाद उस पर ये डिसाइड किया जाता है कि आया कि इस पर्टिकुलर फैमिली में हम टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, और टेस्ट कौन होते हैं वो डिपेंड करता है कि ये जेनेटिक काउंसलिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया इस फैमिली को हम सिर्फ स्क्रीनिंग तक महदूद रखेंगे। स्क्रीनिंग होता है कि ऐसे टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, सिग्मेडोस्कोपी है, जो पीएसए है, बाकी चीजें हैं, ऐसे जो ब्लड टेस्ट है, और रेडियोलॉजी मिसाल के तौर पर एक्सरे है, ठीक है, या सीटी स्कैन है, उस टाइप के टेस्ट करेंगे, उसी तक महदूद रखेंगे। या इस फैमिली में हम एक जीन को भी पता लगाएंगे कि इसमें जीन कौन सा इन्वॉल्व है, फिर उस फैमिली को उस जीन का टेस्टिंग करेंगे कि किस किस मेंबर में, किस किस फर्द में ये जीन डिरेंज्ड है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि पहले जो पेशेंट डिटेक्ट हो गया है, जिसका कैंसर हो गया छोटी एज में, ठीक है, उसका पहले पूरा सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। उसके ट्यूमर को पूरी अच्छी तरह से सीक्वेंस करके ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा जीन खराब है, और फिर उसी जीन को लेके हम टेस्टिंग करते हैं उस फैमिली में। लेकिन वो दूर की बात है, ये काउंसलिंग के बाद ये डिसाइड होता है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। आम इंसान को जब बोलते हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था ईस्टर्न इंडिया में, तो मेरा यही प्रोजेक्ट था जेनेटिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग का, तो मैंने ये देखा कि फैमिलीज एकदम परेशान हो जाती थी, वो नहीं आती थी। ठीक है, उनको हम बोलते थे कि भाई आपको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं है, नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि हम इसमें जेनेटिक टेस्टिंग करें या नहीं करें। अगर करें, कौन सा जेनेटिक टेस्टिंग करें। देखिए, इस वक्त जो जेनेटिक टेस्टिंग होते हैं, इस वक्त आपके जीन पैनल्स होते हैं 100-200 के पैनल एट अ टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो म्यूटेटेड होते हैं, वो खराब होते हैं, लेकिन उनका रोल कैंसर में बहुत इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन से हमको दूर रहना है। माहिर के साथ हमेशा बात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक जेनेटिक टेस्टिंग पैनल करता हूँ, ठीक है, आपका 100 जीन्स का मैंने पैनल किया। अब 100 जीन्स में कभी कभार ऐसा होता है कि 80 जीन जो है वो खराब है, और उनका रिलेशन कैंसर के साथ भी है। जब आपके सामने ये टेस्ट आएगा कि आपके 80 जीन में म्यूटेशन है, छोटी छोटी म्यूटेशन है, इधर छोटी है, उधर ये है, उधर ये है, उधर ये है, तो आप सोच लीजिए कि आपके दिमाग पर क्या गुजरेगा, आपके फैमिली पर क्या गुजरेगा। देखिए, तो लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा माहिर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जेनेटिक टेस्टिंग होता है उसमें सब जीन एक्शनेबल नहीं होते। इन जीन्स में हमको देखना होता है कि एक्शनेबल कौन है और नॉन एक्शनेबल कौन है। ठीक है, सपोर्टिव जीन्स कौन है। सपोर्टिव जीन्स को हम ज्यादा ये नहीं करते, हम देखते हैं कि गेटकीपर जीन और केयरटेकर जीन, दो कैटेगरीज होती हैं, उनको हम देखते हैं। लिहाजा ये एक मामला जो है ना, ये एक संजीदा मामला है और एक काफी एक्सपर्टीज का मामला है। इसको हैंडल करना बहुत तरीके से हैंडल करना होता है, क्योंकि जब किसी फैमिली को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, देखिए आप समझ लीजिए कि उस फैमिली पर क्या गुजरता होगा।
कितना स्ट्रेस होता है कि हाँ भाई अब इसका हो गया, अब मेरा भी होगा, अब मेरा भी होगा, अब मेरा। इसमें लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसमें दो चीजें हैं। जब ये चीज बोलते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बात किसी फैमिली के साथ, तो एक फितरत है, एक नेचर है कि वो घबराएंगे, परेशानी होगी। सही। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ऐसा कुछ है कि अगर किसी इंसान में कैंसर है, क्योंकि कहा जाता ये है कि जी। कैंसर जब तक ना उस स्टेज पे पहुंचता है जी। तब तक इंसान को कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते। क्या ये सही है? सर में दर्द होता है तो इंसान को बोलता है मुझे कुछ फीवर हो गया, ये चीज हो गया, वो डॉक्टर के पास, दांत में खराबी हो गई, दर्द हो जाता है। जब कैंसर एक इंसान में बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे? देखिए, इस सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूंगा कि कैंसर की सिम्टम्स जरूरी नहीं होते हैं इनिशियल स्टेज में। इनिशियल होता है, अच्छा, इनिशियल स्टेज में जाहिर नहीं होता, इसमें कोई ऐसे कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, क्योंकि सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब सिम्टम होते हैं तब ऑलरेडी स्टेज काफी ज्यादा होता है। किसी का स्टेज 2 होता है, किसी का स्टेज 3 और किसी का स्टेज 4 होता है। क्योंकि आमतौर पर क्या सोचते हैं कि अब कोई पेशेंट आता है कैंसर लेके, उसको बोलते हैं हाँ आपको इस तरह प्रॉब्लम हो गई है, बोलता नहीं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कभी तक तो मैंने कभी पैरासिटामोल, ऐसा बोलते पैरासिटामोल भी नहीं, मैंने अभी तक कभी जिंदगी में पैरासिटामोल भी नहीं खाया है, मैंने कभी ये मैंने आज पहली बार टेस्ट किया, उधर से निकला पता नहीं ये क्या है, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो प्रॉब्लम ऐसी है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। एक एज जब आती है इंसान की, ठीक है, उस एज के बाद ये स्प्रेडिक कैंसर जो फैमिली में नहीं आते, हेरिडिटरी नहीं, स्प्रेडिक कैंसर, उस एज के बाद यूजुअली देखा गया है कि एक खास 45 साल की एज, 50 साल की एज के बाद कैंसर का काम शुरू होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोटोकॉल रहते हैं कि इसको स्क्रीनिंग किया जाता है। उस स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक मिनट, लेकिन देखिए, ये जो फेमिलियल हम बात कर रहे थे अभी, हेरिडिटरी कैंसर, हमारा तो टॉपिक वही है। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी भी है। मैं उन फैमिलीज को ये बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी फैमिली में, मैं ये भी बताऊंगा कि कितने फैमिलीज क्या क्या कैंसर होते हैं उसमें, आमतौर पर होते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अपॉर्चुनिटी क्यों होती है? अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है कि अगर किसी फैमिली में कोई जीन है जिसका गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रहता है, हमारे पास एक क्लियर कट आइडिया रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कोई जीन खराब है, आप में जीन खराब है, हम इसी जीन को उठ के इसको टेस्ट करेंगे, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका भाई, आपका छोटा भाई, उसमें टेस्ट करेंगे। देखो ये बिल्कुल, और हम इसको बहुत पहले से टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 12 साल की एज के बाद ही शुरू कर सकते हैं। और यूं ही, जब मैंने बताया ना स्क्रीनिंग में, और यूं ही किसी किस्म का गड़बड़ समझ आता है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर, फेमिलियल कैंसर जो होते हैं, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है एक इंसान के लिए, एक फर्द के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इसमें स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, स्क्रीनिंग इसको हम बहुत पहले से कर सकते हैं। आपका डॉक्टर साहब ये कहना है कि अगर किसी फैमिली के में कैंसर किसी बंदे में पाया गया जी, तो उस फैमिली को बड़ा काशिश रहना चाहिए उनको, और जो अगर उनके घर में जो अफराद है उनको कम से कम टेस्ट के लिए जाना चाहिए। टेस्ट के लिए नहीं, काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए कि हमारी फैमिली में ये है। तो खासकर अगर ये 40 साल उम्र से पहले किस्म उनको ज्यादा है। हाँ, अगर 50, 60, 70 साल के बाद तो उनको भी करना चाहिए। 60 साल के बाद, हाँ, 60 साल के बाद उनको भी करना चाहिए। लेकिन अगर
आपका ये कहना कि अगर किसी के 40 साल की उम्र से पहले ही किसी फैमिली में ये हो गया तो उन फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग के लिए जरूरी जाना चाहिए, ताकि ताकि वो वक्त पे उसका इलाज हो सके। जी, ये भी शायद खदशा होगा लोगों में कि ये जो काउंसलिंग होती है ये एक्सपेंसिव है, इस पे खर्चा बहुत है, क्या ये है? ऐसा ही काउंसलिंग पर खर्चा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो एक्सपेंसिव है अगर आप पूरा पैनल करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं जेनेटिक काउंसलिंग पहले होनी चाहिए। अब जेनेटिक काउंसलिंग में ही डिसाइड होता है कि आपको जरूरत है इसकी कि नहीं है। अगरचे आप 40 साल से पहले भी कैंसर में मुब्तला हैं, आपकी फैमिली को कैंसर जेनेटिक टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। ये जेनेटिक काउंसलिंग में डिसाइड होता है। काउंसलिंग एक्सपेंसिव नहीं, काउंसलिंग एक्सपेंसिव। अच्छा, अगर फिर उनको लगा कि नहीं अब उसके बाद जब काउंसलिंग में ये फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में आ गया, हाँ जी इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, काउंसलिंग में हम नैरोइंग करते हैं, ऑप्शंस को नैरो करते हैं, रैंडमली नहीं करते। कोई आता है जी भाई हमारा ये 100 पैनल कर दो या 200 पैनल वाला कर दो, नहीं, उसमें हम नैरोइंग कर सकते हैं। जिस तरह आम कैंसर है उनका एक जीन जो मेन जीन होता है उसका हम करते हैं, उसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मेरा सिंपल कहने का मतलब यह है कि पैनिक होने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग पहले करने की जरूरत होती है। जेनेटिक काउंसलिंग के बाद जब डिसाइड होता है जीन, तो उसको हम आराम से फिर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ उतना नहीं रहता है, लेकिन मेरे पास बहुत पेशेंट्स है, बहुत फैमिलीज है जिनको मैंने 12 साल या 14 साल या 15 साल की उम्र में मैंने उनका सर्जरी किया है, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी, कैंसर बचाने की सर्जरी। इस वक्त मेरे पास एक बच्ची है फॉलो अप में, उसने फिर एमबीबीएस के लिए उसने तैयारी की, खैर उसका शायद एमबीबीएस में नहीं होगा, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया, वो तो अपनी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक से कर रही है, क्योंकि उसमें ये म्यूटेशन थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको रोकने के कुछ क्या इकदाम आते हैं? हाँ, ये बहुत देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आम तौर पर फेमिलियर कैंसर कौन कौन से हैं जो आम तौर पर पाए जाते हैं बहुत, लेकिन आम तौर पर जो ज्यादा पाए जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। देखिए, फेमिलियर ब्रेस्ट ओवरी ये आता है इनहेरिटेंस में। उसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट 60 साल से कम हो एज में, ठीक है, और उसका ब्रेस्ट कैंसर पाया गया, ठीक है, और जब उसको फिर टेस्ट हम करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिपल नेगेटिव है, क्योंकि रिसेप्टर नेगेटिव है, यानी कि ट्रिपल नेगेटिव, 60 साल से एज कम, तो उसमें हम जीन टेस्टिंग करते हैं, BRCA जीन, वो BRCA1 BRCA2 जीन, और ये देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट का BRCA जीन पॉजिटिव है, तो उनका यूजुअली जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, वो 40 साल एज से पहले ही होता है। अच्छा। तो उसमें एक सिंड्रोम है जिसमें ओवरी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें ब्रेस्ट भी होता है, मर्दों में इसमें प्रोस्टेट का भी खतरा रहता है, पैंक्रियाज का भी खतरा रह सकता है, ठीक है, और इसी तरह एक दो चीजें और रहती है, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन सिंड्रोम है वो है FAP, एडेनोमेटस पॉलिपोसिस सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, जो अंतड़ी होती है, अंतड़ी में छोटे छोटे दाने, छोटी छोटी गिल्टियां पैदा हो जाती है, जिनको हम पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा पॉलिप हो अंतड़ी में, तो ये भी एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये भी जेनेटिक होता है, फेमिलियल होता है, ये अगर माँ में हो, बच्चे में हो सकता है, बहन में हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है। दूसरा भी है जो कोलन कैंसर होता है, उसमें ये पॉलिप नहीं पाए जाते। उसमें ज्यादातर कोलन के 3 साइड होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड मिडल। इसमें ये देखा जाता है कि राइट साइड में ज्यादा होता है ये, तो इसमें 5-6 जीन गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देखा गया है कि अगर इसके साथ
ये सिंड्रोम अगर होगा, HNPCC बोलते हैं उसको, ये सिंड्रोम अगर होगा उसमें यूट्रस भी इन्वॉल्व हो सकता है, यूट्रस का भी कैंसर हो सकता है, ठीक है, और ओवरी का भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का भी हो सकता है, पेरिटोनियम यानी कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में बहुत सारे कैंसर होते हैं। ये कॉमन कैंसर्स हैं जिन पर हम कर सकते हैं, जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए क्या है, उनके लिए एक प्रोटोकॉल ऐसा है कि अगर यूजुअली किन किन को ये हो सकता है, देखा गया है कि अगर फैमिली में 3 जनरेशंस में पाए जाते हैं, जैसे मैंने बोला पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी जनरेशन में, 3 जनरेशन में ये है, और कोई इनमें सब 40 साल से पहले आता है, तो उनमें उनको ये टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। ये एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ टाइम की ये। अच्छा, और तीसरा जो कॉमन है वो है हेरेडिटरी स्टमक कैंसर। अब मेरे ख्याल में हमको एक और बात जो हमको करनी चाहिए, जिसके बगैर ये हमारा जो टॉपिक है अधूरा रहेगा, वो ये है कि अगर किसी फैमिली में ये फेमिलियल या मौरूसी कैंसर पाया गया, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट या उनकी प्रिवेंशन के लिए क्या है, उनको रुकाने के लिए, कैंसर रुकाने के लिए वही तो मैंने बोला, इसके इकदाम हमारे पास क्या इकदाम है। देखिए, दवाई से कोई भी दवाई अभी तक ऐसी नहीं है, प्रूव नहीं हुई, जिससे कैंसर खत्म होता है। इन पेशेंट्स को नहीं, इन पेशेंट्स को, ये जो फेमिलियल पेशेंट है जिनमें मौरूसी कैंसर पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम इनको कोई दवाई देंगे और सोचेंगे कि भाई हाँ, इस दवाई से कैंसर इनका रुक जाएगा, ऐसी कोई दवाई है नहीं। अच्छा, ठीक है, ये हमको क्लियर करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, अब क्या रहा उसके बाद ये ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सर्जरी, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव सर्जरी, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में अगर फेमिलियल गैस्ट्रिक कैंसर पाया गया, CDH H1 जीन म्यूटेटेड है, ठीक है, एक इंडेक्स केस भी है, एक पेशेंट का हो गया, ठीक है। अब इसको हमने जेनेटिक काउंसलिंग की, उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग की, अब ये पता चला कि इसकी फैमिली में ये है, तो इसके जो सिबलिंग्स है उनमें क्या किया जाता है, उनमें 30 साल की एज से पहले ही स्टमक को ऑपरेट किया जाता है, स्टमक को बाहर निकाला जाता है। वो एक ही उम्मीद है उसकी जिंदगी के लिए, सर्जरी। इसी तरह जो FAP है, मिसाल के तौर पे जो कोलन की बात करी है, मौरूसी कैंसर, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसको 12 साल की एज, 10-12 साल की एज से ही हम स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि एक्सरे करते हैं, बाकी चीज करते हैं। तो यूजुअली ये देखा गया है कि 40 साल की एज में तो कैंसर 100% होता है। तो अगर आप उससे रुकना चाहते हैं, अगर आप उससे बचना चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास ये है कि सर्जरी पहले ही हो जाए, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी हो जाए, कैंसर बनने से पहले सर्जरी हो जाए। इसी तरह जो पेशेंट ब्रेस्ट, जिसको मैंने फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि प्रोफिलैक्टिकली ब्रेस्ट सर्जरी किया जाए, ब्रेस्ट को रिमूव किया जाए पहले ही। 30-35 साल की एज होगी, फैमिली कंप्लीट होगी, तो ब्रेस्ट रिमूव कर सकते हैं, जिनकी कंफर्म्ड ये BRCA1 और BRCA2 ये होगी। अब कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा होता है कि कोई फीमेल ऐसी होती है कि बोलती है कि नहीं, ब्रेस्ट में नहीं रिमूव करना चाहती हूँ, तो कुछ और ऑप्शन है। अगर किसी फीमेल ने, जिसको BRCA पॉजिटिव है, अगर उसने फैमिली कंप्लीट की होगी, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, वो है कि ओवरी निकाला जाए। अच्छा, हाँ, ओवरी निकालने से क्या होगा, एक तो ओवरी का कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर को 60% उसका बचाव हो सकता है, 60%, ठीक है। तो ब्रेस्ट को हम स्क्रीनिंग पर रख सकते हैं, ब्रेस्ट को वो फीमेल स्क्रीनिंग पर रख सकती है, और बाकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब निकाल के वो उसको प्रोफिलैक्टिक, क्योंकि ओवरी का कैंसर इसमें हो जाता है, जो ये जिनका ब्रेस्ट कैंसर फेमिलियल होता है, नहीं जिनका ब्रेस्ट नहीं, जिनका फेमिलियल होता है, जिनका मौरूसी होता है, उनका कभी कभी ऐसा होता है, ओवरी में भी होता है और ब्रेस्ट में भी होता है, अच्छा, दोनों जगह पे। लेकिन यूजुअली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर पहले होता है। अच्छा, पहले। और ओवरियन कैंसर 45 से
बाद में आ जाता है। लिहाजा ओवरी का कैंसर हमको टाइम देता है इसके बारे में कि हम इसको प्रोफिलैक्टिक सर्जरी करें ताकि ओवरी भी निकल जाए, फैमिली कंप्लीट है, ओवरी निकल गई, ट्यूब भी निकल गई, ओवरी का कैंसर नहीं होगा, और साथ ही साथ ये ब्रेस्ट कैंसर को 60% 40% रहता है चांस, तो उसको उसको सकता है। ठीक है? ये इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ये बहुत अहम बात है और ये बात हमारे नाज़रीन को समझनी चाहिए। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। मेरे पास बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके ये फैमिलियल पैटर्न है, तो उनमें मैंने ये प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कईयों में की है। तो अभी तक सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम काज कर सकते हैं, शादी भी हो गई, सब हो गया, सब ठीक ठाक चल रहा है। डॉक्टर साहब, वक्त इजाजत नहीं देता आपसे, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे बहुत सारी बातें करने, अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे इसमें जो रह गया है उस पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नाजरीन, आप देख रहे थे cancercare.jk, डॉक्टर अशरफ काजी साहब को आपने सुना है। तो ये प्रोग्राम हम हर हफ्ते आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है या आपको इस रिलेटेड, कैंसर के रिलेटेड कोई भी शिकायत है या कुछ पूछना हो, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आप आ रहे हैं या ईमेल है उस पे आप डिटेल लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको मशवरा दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज और cancercare.jk का आज का खसूसी प्रोग्राम जेनेटिक्स या हेरिडिटरी कैंसर क्या है। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर कैंसर से मुतालिक डॉक्टर साहब आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। तब तक के लिए खुदा निगहबान। हाँ, हेल्थ से मुतालिक आप पी न्यूज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और एक्स के अलावा cancercare.jk यूट्यूब चैनल, फेसबुक और एक्स पर भी देख सकते हैं। इजाजत लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि मजीद वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।